नमस्कार। आज हम आप सबके समक्ष सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ का वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी लेखिका स्वयं बचेंद्री पाल जी हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम बचेंद्री पाल जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चामोली जिले में बम्पा नामक गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण के भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था, इसलिए इधर बचेंद्री की पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाते हुए सभी खतरों को खुद झेलते हुए एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। लेखिका एवरेस्ट अभियान दल के साथ 7 मार्च सन 1984 ईस्वी को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हो गई। एक अग्रिम दल इनसे पहले ही जा चुका था, जिससे इनके बेस कैंप पहुंचने से पहले ही बर्फ गिरने से रुके हुए कठिन मार्गों को साफ किया जा सके। शेरपा लैंड के नामचे बाजार से इन्होंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा। नेपाली इसे सागर माथा कहकर पुकारते हैं। एवरेस्ट पर उसे एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसे अंग्रेजी में फ्लूम कहते हैं, दिखाई दिया। यह एवरेस्ट के शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी तेज गति से हवा यह 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वालों को इन तूफानों को झेलना ही पड़ता है। लेखिका इस विवरण से भयभीत नहीं हुई। वह एवरेस्ट के प्रति विचित्र प्रकार से आकर्षित थी तथा इसके लिए सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार थी। जब लेखिका का दल 26 मार्च को पेरीज पहुंचा तो इन्हें बर्फ के खिसकने से हुई शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमपात के समय बर्फ के खंड बेतरतीब से गिरते हैं और ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाती हैं।
ऐसे में धरातल पर दरार पड़ जाने से खतरनाक स्थिति बन जाती है। प्रत्येक पर्वतारोही को यह बताया जाता है कि इस प्रकार के हिमपात सारे प्रवास के दौरान उनके साथ रहेगा। इसलिए लेखिका का दल दूसरे दिन अपने अधिकांश सामान हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए और डॉक्टर मीनू मेहता से उन्होंने एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी बांधना आदि सीखा। तीसरे दिन रीता गोबू के साथ लेखिका ने हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई की। बेस कैंप को सूचना देने के लिए उनके पास वॉकी टॉकी थी, जिससे उन्होंने कर्नल खुल्लर को अपने कैंप पर पहुंचने की सूचना दी। अंगदोजी, लोपसांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ कोल पहुंच गए, जहां उन्होंने 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया। जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ उसके पास आए थे तथा उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य के साथ बात की थी। लेखिका ने जब स्वयं को पर्वतारोहण में नौसिखिया बतलाया तो उन्होंने लेखिका के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, इसलिए पहले ही प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाएगी। 15-16 मई सन 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए तंबू के कैंप में थी। लेखिका के साथ लोपसांग और तशरींग तथा अन्य लोग दूसरे तंबुओं में थे। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक रात में 12:30 बजे के लगभग उसके सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज आकर टकराई, जिससे कि उसकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका भी हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी और भारी वस्तु उसे कुचलती हुई जा रही है। उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। यह एक लंबा बर्फ का पिंड था जो उनके कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर आ गिरा था। उससे प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी थी। आश्चर्य इस बात का था कि इस दुर्घटना में मौत किसी की नहीं हुई थी। लोपसांग की छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया गया। उन्होंने ही लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला था। सुबह तक सुरक्षा दल वहां पहुंच गया और 16 मई को सुबह 8 बजे सभी कैंप 2 में पहुंच गए। कर्नल खुल्लर ने सुरक्षा दल के इस कार्य को बहुत साहसिक बतलाया था। उन्होंने लेखिका से पूछा कि क्या वह इस हादसे से भयभीत है और वापस जाना चाहती है। इस पर लेखिका ने कहा कि वह भयभीत तो है पर वापस नहीं जाएगी। साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने भोजन, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन के सिलेंडर एकत्रित कर लिए। जय और मीनू पीछे रह गए थे। लेखिका उनके लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय लेकर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए नीचे चल पड़ी। पहले उसकी मुलाकात मीनू से हुई, फिर जय से। अंत में थोड़ा नीचे उतरने पर उसे की मिला। उसने लेखिका के इस प्रकार आने पर आश्चर्य व्यक्त किया और जूस पीकर उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा भी उनसे मिलने नीचे आ गए। बाद में सभी साउथ कोल कैंप आ गए। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर लेखिका ने बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और बिस्कुट चॉकलेट का नाश्ता कर लगभग 5:30 बजे तंबू से निकल आई। अंगदोर्जी तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहते थे।
एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और लौटना बहुत कठिन और मेहनत का कार्य था। अन्य कोई उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर लेखिका और अंगदोर्जी साउथ पोल से निकल पड़े और 2 घंटे से भी कम समय में शिखर कैंप पर पहुंच गए। उसे लगा कि वे दोपहर के 1 बजे तक चोटी पर पहुंच जाएंगे। लाहटू उनके पीछे आ रहा था। जब वे दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो लाहटू भी वहां पहुंच गया। चाय पीकर उन्होंने फिर चढ़ाई शुरू की। वे नायलॉन की रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। दक्षिण शिखर पर हवा की गति बढ़ गई थी, जिस कारण वहां भुरभुरी बर्फ के कण चारों ओर उड़ रहे थे। इस कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा कि आगे चढ़ाई नहीं है, केवल ढलान ही एकदम सीधे नीचे चली गई है। लेखिका की सांस मानो रुक सी गई थी। लेखिका को विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी जो इस प्रकार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। वहां एक साथ 2 व्यक्ति नहीं खड़े हो सकते थे। चारों ओर हजारों मीटर सीधी ढलान थी। उन्होंने बर्फ खोदकर स्वयं को ढंग से खड़ा रहने लायक बनाया, फिर घुटनों के बल बैठकर बर्फ से अपने माथे को लगाकर सर माथे के ताज का चुम्बन लिया। वहीं उसने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर उनकी पूजा कर वहीं बर्फ में दबा दिया। तभी उन्हें अपने माता पिता की भी याद आई। उसने अंगदोर्जी को नमस्कार किया। उन्होंने ही उसे यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा दी थी। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने की बधाई दी तो उन्होंने भी लेखिका को गले लगाकर कहा कि तुमने अच्छी चढ़ाई की। कुछ देर बाद वहाँ सोनम पुलजर आ गए और उन्होंने फोटो खींची। लाहटू ने एवरेस्ट पर चारों के होने की सूचना दल के नेता को दे दी थी। कर्नल खुल्लर इस सफलता से बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने लेखिका से कहा कि तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एक कदम भिन्न होगा। लेखिका के संपूर्ण यात्रा का विवरण इस चार्ट द्वारा आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार बेहद कठिन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने एक साधारण महिला होकर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला के खिताब को जीता और अपने देश के गौरव को बढ़ाया। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो कि मौखिक हैं, जो 1 से 2 पंक्तियों में लिखे जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य याद करेंगे और उसे बार बार लिखकर अभ्यास करेंगे। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कुछ समस्या हो तो आप हमें सूचित करें, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।